An electron and a proton are moving under the influence of mutual forces. In calculating the change of kinetic energy of the system during motion, one ignores the magnetic force on one on another. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा होगा, तो इसमें म्यूचुअल फोर्सेज हम कंसीडर करते हैं, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होंगे और वो मैग्नेटिक फोर्सेज भी होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसमें कह रहे हैं कि वन इग्नोर्स द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ वन ऑन अनदर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स हम इग्नोर कर देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज लिखते हैं, जिसमें हम, तो उसमें हम मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन है वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक, तो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसको हम 12th वाले सेक्शन में देखेंगे, तो वो होता है Q टाइम्स V क्रॉस V। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। V क्रॉस V है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स उसके वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा मूविंग चार्ज पार्टिकल की, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सिंस ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय दैट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, पावर डिलीवर्ड बाय दैट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर रहता है। पार्टिकल अगर एक्स में जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्स के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, पार्टिकल अगर वाई में जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स वाई के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो हर मोमेंट पे पावर डिलीवर्ड बाय दैट फोर्स, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन। ठीक, तो अब इसका क्या आंसर बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा द मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क ऑन ईच पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता है। क्लियर? इसका आंसर क्या बनेगा आपका? बी पार्ट। ए मैन स्कूटिंग ऑन ग्राउंड गेट स्ट्रेट अप एंड स्टैंड। ठीक है, वो उठक बैठक लगा रहा है, एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हो जा रहा है, फिर बैठ जा रहा है, फिर खड़ा हो जा रहा है, फिर बैठ जा रहा है, इस तरह से चल रहा होगा। तो जब फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द पर्सन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वो क्या होगा? वो वेरिएबल रहेगा, कभी mg से ज़्यादा होगा, कभी mg से कम होगा। अगर वो उठ के खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो जा रहा है, तो जब वो उठ रहा होगा, जब पर्सन उठने की प्रोसेस में होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन mg से ज़्यादा होगा। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगी उसकी बॉडी, तब नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा? एट फर्स्ट इट इज़ ग्रेटर देन mg, जब वो उठ रहा होगा, क्योंकि सेंटर मास ऊपर उठ रहा है, सेंटर मास ऊपर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ऊपर का जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg से ज़्यादा होगा। तो शुरुआत के केस में वो mg से ज़्यादा होगा, और जब वो खड़ा होकर रेस्ट में आ जाएगा तब वो mg के बराबर हो जाएगा। अगर वो बैठे, उठक बैठक अगर कर रहा है, अगर वो बैठने की प्रोसेस में आया, तो जब अगर वो नीचे बैठेगा तो नॉर्मल रिएक्शन mg से कम हो जाएगा। ठीक, बट यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ बात ये कह रहे हैं कि वो उठ रहा है और फिर खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इट इज ग्रेटर देन mg एंड लेटर इट बिकम्स इक्वल टू mg। डी पार्ट। ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम। वैक्यूम है, कहीं कोई एयर का फ्रिक्शन नहीं है, और ग्रेविटी उस पर काम कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल? क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो कोई एनर्जी डेसिपेट होगी नहीं। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, जिसमें हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक, टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसका लीनियर मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट। ए पार्टिकल इज मूव फ्रॉम 0,0 टू a, 0,0 से a, मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप फ्रॉम टू पाथ। एक पाथ तो ये है OP, डायरेक्ट OP फर्स्ट पाथ, और दूसरा पाथ जो है जो O से Q होते हुए फिर P जाना है। जो पहला वाला डायरेक्ट पाथ है उसमें जो वर्क डन है वो है W1, इस पाथ में वर्क डन W1 है, और यहाँ से होते हुए इस तरह से जाने में जो वर्क डन है वो W2, और W1 और W2 कंपेयर करने के लिए बोला गया। तो बहुत सिंपल है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, और हर कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है क्या इनिशियल पोजीशन है और क्या फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों पाथ में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब W1 और W2 दोनों बराबर होंगे। सो योर आंसर इज ए पार्ट।
ए बॉडी ऑफ मास m was slowly pulled up the hill by a force F which at each point was directed along the tangent of the trajectory। एक फोर्स F है वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग लग रहा है और इस तरह से इसको h हाइट तक लेके जा रहा है। ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ, सारी सर्फेस स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं। तो फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स, ये जो फोर्स है इसने कितना वर्क किया होगा, ठीक है, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो सिंपल बात ये है इसमें कि इसने जो वर्क किया होगा वो गया कहाँ, हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। इस फोर्स ने जो वर्क किया है वो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी के राइज के बराबर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन था नहीं, हीट डेसिपेट हो कहीं कुछ होगी नहीं, तो जो कुछ हुआ है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का राइज हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी का राइज किसके बराबर होगा, mgh के बराबर। तो वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mgh। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। एक रॉड है m मास की, l लेंथ की, वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे लाई कर रही है। पूछ रहे हैं वर्क डन इन मेकिंग इट स्टैंड ऑन वन एंड, एक एंड पे उसको खड़ा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा समझते हैं किस तरह से सेटल होगा ये। मान लिया हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर एक रॉड लाई कर रही है इस तरह से, m मास l लेंथ, ऐसे ही मान लेते हैं m मास l लेंथ। अब हमने क्या करना है, इसको एकदम स्ट्रेट खड़ा कर देना वर्टिकल। कितना वर्क करेंगे, तो उतना वर्क करना पड़ेगा जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और रॉड की पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट निकालने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास आपको सोचना पड़ेगा। तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई कर रहा था, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच जाएगा। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा वर्क डन, और वो आपका होगा mgh। h कितना होने वाला है, मास m है, g है, और जो h हाइट होगी वो यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास मिड में होगा, तो l/2 के बराबर होगा। तो mg l/2। तो आपका आंसर आया mg l/2। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर। A pointer reading versus load graph for a spring balance is shown in a figure। ठीक है, इधर है एक्सटेंशन, इधर है लोड, ठीक है। और लोड जब 1 kg के बराबर है तब एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, F = kx, यही होती है इक्वेशन। फोर्स जो लग रहा है F किसके बराबर है, तो वो 1 kg फोर्स यानी G से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इक्वल टू के आपको निकालना है, और x जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। तो यहाँ से जो k आपका आया वो आपका आया 100 न्यूटन पर मीटर। लेकिन सारे आंसर kg फोर्स पर सेंटीमीटर में, तो आपको यूनिट्स बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इसमें, हमें यूनिट्स नहीं बदलनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसा यूनिट में चाहिए ही नहीं। वो जिस यूनिट्स में उन्होंने वैल्यूज दी उसी यूनिट में वो आंसर मांग रहे हैं। तो फोर्स की जगह लिखेंगे 1 kg फोर्स इक्वल टू के, और x की जगह लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो के आपका जो आ गया वो आपका आ गया 0.1, और इसकी यूनिट बनेगी kg फोर्स पर सेंटीमीटर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज p एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज E। मोमेंटम p है, काइनेटिक एनर्जी E है, तो क्या रिलेशन बनेगा, जो E होगा वो आपका हो जाएगा p²/2m। अब क्या कह रहे हैं, इट्स मोमेंटम बिकम्स 2p। मोमेंटम अगर डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम अगर आपने डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर।